Welcome in the episode 3 of Direct Dil से Alumni Speak of Potential and Concept Education. And जैसा कि जानते हैं कि हम every week Tuesday, Thursday and Saturday एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं to motivate the student of Northeast कि Potential and Concept Education के जो alumni हैं 2007 से आज 2021 हो गया है, हमने 15 साल अपने इस कोचिंग फील्ड में पूरे कर लिए हैं। तो हमारे जो 15 साल में हमने जो डायमंड्स नॉर्थ ईस्ट को दिए हैं वो आज किस पोजीशन पे है और उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके कैसे उन्होंने आईआईटी अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड में अपनी पहचान बनाई है। तो आज के शो के जो गेस्ट हैं, सो आई हार्टली वेलकम मिस्टर गुंजन ज्योति भूया एंड मिस्टर इंद्रजीत भूया। दोनों भूया है, दोनों सिबलिंग तो नहीं है, ये अपना एक इत्तेफाक हो रहा है कि सबसे पहला एपिसोड के अंदर हमारे जो गेस्ट थे वो भी सिबलिंग थे, वो काकती ब्रदर थे। सेकेंड एपिसोड के अंदर पटवारी ब्रदर एंड सिस्टर थे एंड आज के एपिसोड में भुयाज है जिसपे पूरे नॉर्थ ईस्ट को पूरे आसाम को प्राउड है, बट दे आर नॉट सिबलिंग, सरनेम इनका सेम है। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। गुंजन ज्योति भूया 2011 बैच का है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का एंड गुंजन ज्योति भूया ने आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 2537 रैंक हासिल की पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से। इसके अलावा 2009 में केमिस्ट्री ओलंपियाड में स्टेट रैंक 1 हासिल की एंड आईआईटी में आईआईटी गुवाहाटी से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कंप्लीट किया एंड डिपार्टमेंट रैंक इनका 4 था। इसके अलावा उन्होंने 2016 में गेट में ऑल इंडिया रैंक 78 लेके आए और करंटली ओएनजीसी के अंदर एज ए सीनियर मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे गुंजन वर्क कर रहे हैं। सेकंड हमारे गेस्ट हैं इंद्रजीत भूया, जिन्होंने आईआईटी के लिए हमारे यहाँ पे कोचिंग लिया था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन ही कुड नॉट क्रैक आईआईटी। बट इंद्रजीत भूया उन बच्चों के लिए एग्जांपल है जो सोचते हैं कि आईआईटी और एनआईटी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, आईआईटी और एनआईटी नहीं मिले से जिंदगी खत्म नहीं होती है। इंद्रजीत भूया आज काफी सारे आईआईटीएन को, जो इसका फील्ड है कंप्यूटर साइंस, उसमें काफी सारे आईआईटीएन और एनआईटीएन को पीछे छोड़ चुका है। इंद्रजीत भूया ने हमारा 2015 बैच का है एंड इंद्रजीत ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है। इंद्रजीत भूया के काफी सारे बड़े बड़े अचीवमेंट है। इंद्रजीत ने ना कि सिर्फ अभी बल्कि जब 2015 में इंद्रजीत पोटेंशियल में अपना कोचिंग करता था उसी टाइम पे अपने आप को प्रूव करना चालू कर दिया था आईटी सेक्टर में। इंद्रजीत ने फेसबुक एंड व्हाट्सएप के सिक्योरिटी के अंदर कुछ लूप होल्स निकाले थे, इसकी वजह से 2015 के अंदर ही इंद्रजीत 2015 की कौन सा ईयर 2015 के अंदर ही फेसबुक एंड व्हाट्सएप की यूएस से टीम आई थी और इंद्रजीत से उन्होंने पूरा अपने लूप होल्स को जाना एंड इंद्रजीत को थैंक्स भी कहा एंड काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया कि उनके लूप होल्स 2022 जितने भी लूप होल्स बताए थे उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। एंड इंद्रजीत का 2015 में ही ना कि सिर्फ आसाम के न्यूज चैनल बल्कि बीबीसी के अंदर भी इंद्रजीत का इंटरव्यू हुआ था इस चीज पे। तो इंद्रजीत का क्रेडिबिलिटी बता देता हूँ। करंटली इंद्रजीत जो है सिंगापुर के बेस्ट कंपनी वर्क टेबल के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं। ना कि सिर्फ सिंगापुर बल्कि इंद्रजीत जो है आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आसाम पुलिस जो है एंड भूटान गवर्नमेंट जो है उसको जो आईटी प्रोफेशनल है उनको ट्रेन करते हैं। इसके अलावा द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंद्रजीत भूया इज दैट ओनली इंडियन हैकर to get featured in an international documentary on cyber security by CNAAC। इंडिया का सिर्फ पहला पर्सन है जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री साइबर सिक्योरिटी सीएनए एशिया में फीचर्ड हुआ है। इसके अलावा इंद्रजीत जो है बहुत सारे लोगों को जो एक आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है क्रिप्टो करेंसी, मैं बोलूंगा इंद्रजीत भूया को कि क्रिप्टो करेंसी का नॉर्थ ईस्ट का मतलब फादर ही बोलूंगा। मतलब काफी सारे लोगों को आइडिया देता है कैसे क्या है, मतलब टेक्निकल चीजें समझाता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एंड क्रिप्टो करेंसी जो आने वाले समय में माइट बी फ्यूचर करेंसी होगी, तो इसके बारे में इंद्रजीत भूया से अलग से सेशन करेंगे। तो वेलकम इंद्रजीत भूया एंड गुंजन ज्योति भूया। स्टार्ट करते हैं आज का शो। तो गुंजन, कैसा चल रहा है लाइफ में? पहले तो सर आप ये बताइए 10 साल हो गए, आप तो सर एक दिन भी मतलब पूरे नहीं दिख रहे थे मुझे। आप मैं जैसे आपको 11 में देखा था, आप आज भी वैसे ही दिख रहे हो, एकदम हैंडसम। अभी तो लग रहा है और दुबले भी हो गए सर आप। थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, मतलब अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ क्योंकि 32 ईयर क्रॉस हो चुका है। 33 ईयर में एंट्री मार दूंगा 28 अक्टूबर को। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ, तो हेल्थ इज वेल्थ, ये चीज को भी मैं इस पे अमल कर रहा हूँ। एंड तुम भी काफी हैंडसम हो गए हो, चेहरे पे काफी चमक आ गई है।
हाँ सर, आपका तो ही दिया हुआ है, इंद्र आपका ही दिया तो हुआ गुंजन है। कैसा लग रहा है, मुझे बताओ कैसा लग रहा है आज इस पोजीशन पे तुम हो। ओएनजीसी जो कि भारत की जो नवरत्न कंपनी मानी जाती है, नौ जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी उनमें से एक ओएनजीसी है, उसके अंदर तुम सीनियर मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर हो। तो कैसा लग रहा है मतलब इस पोजीशन पे बैठ के, एंड आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? वैसे तो ओएनजीसी आपने बता ही दिया है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है, एनर्जी कंपनीज में से एक है। यहाँ पे काम करने का मतलब जो है, उसके लिए ही काम करना ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है, और काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम काम करते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स वगैरह आते हैं, पार्टी से आते हैं, या फिर मेक इन इंडिया टाइप के जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, वहाँ का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का काम रहता है वो हमें ही करना पड़ता है यहाँ पे जो पोजिशन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे वेंडर्स का डेवलपमेंट वगैरह भी देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट में। तो अभी तो यहाँ पे भी एक मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी वेंडर्स है उनको डेवलप करूँ। तो यहाँ पे हमारे जितने भी मतलब सप्लायर्स है, जो लोग अभी अभी नया मतलब शॉप वगैरह कर रहे हैं, उनको थोड़ा हेल्प किया जाए, उनको भी थोड़ा मतलब डेवलप करके जो नेशनल स्टेज में है वहाँ पे लेके आए, ताकि उनका फर्दर डेवलपमेंट हो। अभी तो जो यहाँ पे मतलब मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, तो अभी प्लान पहले बनाता था सर, पहले जब स्कूल में बैठता था कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट अभी जैसे जैसे लाइफ चलती जाती है तो फ्यूचर प्लान का वो जो है वो होता होता जाता है। अभी नेक्स्ट एक साल का देखते हैं, उसके बाद एक महीने का, उसके बाद एक हफ्ते का, ऐसे ऐसे चेंज होता था जितना जैसे जैसे लोग अलग एज बढ़ती जाती है। तो अभी इतना ज्यादा तो सोचा नहीं, अभी देख लेते हैं 2-3 साल और कुछ क्या किया जा सकता है, कभी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, बट इतना सीरियसली नहीं अभी उससे विचार किया। बट देखेंगे अभी थोड़ा टाइम होने के बाद क्या उसमें जाना चाहिए नहीं जाना। काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है गुंजन, क्योंकि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में तुम वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और ऊपर से तुम एज ए मैनेजमेंट ऑफिसर हो, तो बहुत सारा मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड उसके साथ साथ ही लाइफ में मेच्योरिटी भी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है। एंड अभी बात करके लग रहा है कि काफी ज्यादा मेच्योर हो गए हो, वो गुंजन नहीं रहा जिसे 2011 में मिला था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंद्रजीत, आप अभी करंटली जैसे आपने बताया कि आपका जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप सिंगापुर वर्क टेबल में काम कर रहे हैं, तो क्या अभी सिंगापुर से वर्क कर रहे हैं कि आप इंडिया से वर्क कर रहे हैं? सर अभी करंटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है सिचुएशन की इंडियंस को वहाँ जाना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है कोविड के वजह से, क्योंकि अभी इंडिया में हाईएस्ट कोविड है और वहाँ पे कोविड ऑलमोस्ट नहीं है। तो वो लोग थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है कि यहाँ हम लोग को बुलाने में। तो हम लोग को बोला गया है कि जैसे ही कोविड का थोड़ा डाउन होता है तब हम लोग को वहाँ पे बुलाएंगे। तो अभी तो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ओके इंद्रजीत, तुम्हें 2015 में तुमने जब आईआईटी एंट्रेंस दिया था, एनआईटी एंट्रेंस दिया था, तुम्हारा नहीं निकला या जो भी था कि तुम्हारा किसी कारण से नहीं हो पाया, उस टाइम पे तो काफी बुरा लगा होगा कि यार मेरा आईआईटी एनआईटी नहीं निकला। लेकिन फाइनली तुम्हारा मतलब एक फिक्स था कि तुम्हें अपना जो इंजीनियरिंग करना है वो कंप्यूटर साइंस से करना है, डिसाइडेड था। जी हाँ, बस वेरी गुड। तो अभी जैसे कंप्यूटर साइंस का तुमने 4 साल गुजारा, तो 4 साल जैसे मुझे जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि तुम 2020 में पास आउट हुए या 2019 में पास आउट हुए, तो बहुत जल्दी पास आउट होते एक स्टेट आसाम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते सिंगापुर जैसी कंपनी ने तुम्हें अपॉइंट कर लिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्लेसमेंट जो हुआ था वो कॉलेज से हुआ था कि तुम्हारी पर्सनल मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? नहीं, मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था एक्चुअली। जैसे कि आपने बोला कि 2015 से ही मतलब मेरा टुवर्ड्स सिक्योरिटी एक इंटरेस्ट था। तो मैं स्कूल के टाइम से मतलब टुवर्ड्स दिस फील्ड में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था। तो कॉलेज टाइम पे भी मैंने जैसे कि भूटान गवर्नमेंट पे गया, फिर मैं असम गवर्नमेंट में ट्रेनिंग कराया। तो वैसे मतलब मैं जैसे जैसे कंपनीज को मैं सिक्योरिटी में मतलब फ्लॉज वगैरह दिया था, तो इस कंपनी ने मुझे देखा, तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे कि ऐसा ऐसा तुम्हारा प्रोफाइल लिखा है, तुम एक इंटरव्यू के लिए मतलब आओ। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में उन लोग का सब एक प्रैक्टिकल राउंड हुआ, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, सब क्रैक किया, देन दे गिव द ऑफर। ओके, मुझे तो लगता है कि सिर्फ एकमात्र यही कंपनी नहीं होगी जिसने तुझे अप्रोच किया, बहुत सारी इंडियन कंपनियों ने भी अप्रोच किया होगा एंड यू चूज दैट कंपनी। शायद तुम्हारा जो प्रोफाइल था, तुम्हारा जो इंटरेस्ट और वर्क था उससे मैच हुआ। मैं जानना चाहता हूँ, आसाम जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें क्या साइबर सिक्योरिटी उसमें काम करते हो कि उसमें तुम्हारा क्या रोल है आसाम पुलिस के साथ?
सर एक्चुअली मतलब बाहर से लोगों को लगता है कि मतलब पुलिस का इतना नॉलेज लोगों को नहीं है। लोगों को लगता है कि पुलिस मतलब चोर पकड़ते हैं, लेकिन पुलिस असम के नाम पुलिस। से डर लगता है। जी हाँ, जी हाँ। तो असम पुलिस भी आईटी से और साइबर सिक्योरिटी की तरफ बहुत फ़ोकस कर रहे हैं। उन लोग का एंटायर एक डिपार्टमेंट है जो साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम पे फ़ोकस करती है। तो मुझे उन लोग ने अप्रोच किया था, मतलब उन लोग का जितने भी जो भी लोग जॉइन किया है इस फील्ड में, उनको ट्रेन देने के लिए कि एग्ज़ैक्टली मतलब साइबर क्राइम मतलब कैसे होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि बैंक से पैसा चोरी हो गया, फिर किसी का कुछ हैक हो गया, तो वो कैसे होता है, हम साइबर क्रिमिनल्स को कैसे ट्रैक करते हैं, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट मतलब मैं वर्कआउट किया था उन लोग के साथ। ओके, और भूटान गवर्नमेंट के साथ? सर उनका भी ऐसा था कि उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, मुझे जब मेरा कुछ न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि मुझे उससे पहले भूटान में कभी गया नहीं था, तो सडनली वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट किया कि ऐसा हमने देखा है, तो हम लोग को कैन यू ट्रेन अस। तो जब मैं वहाँ पे गया तो इट वाज़ अ वेरी मतलब गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो वहाँ पे उन लोग का जितना भी गवर्नमेंट का आईटी सेक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल एयरलाइन हो गया, फिर वाटर रिसोर्स हो गया, जितने भी आईटी में काम करते हैं, क्योंकि जब मुझे बुलाया था उससे फ्यू मंथ्स बैक उन लोग का बैंक हैक हुआ था, जहाँ पे मिलियंस में मतलब पैसा चोरी हो गया था टू अदर कंट्रीज। तो वो लोग हेल्पलेस थे कि क्या करें। तो वहाँ पे मैंने अराउंड 2 वीक्स का सेशन किया वहाँ पे जाके। तो उससे उन लोग का एक मतलब आई बिलीव हेल्प हुआ होगा, क्योंकि अभी भी लाइक दे आर इन टच विथ मी। अभी कोविड की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मतलब ऑनलाइन हम लोग प्लान कर रहे हैं। इंडियन बैंक्स में भी तुम लूप होल्स निकालते हो उनकी सिक्योरिटी में? जी हाँ सर, मैं लाइक आई वुड से कि मैं लकी था, मुझे फ्लॉस कुछ मिले। मुझे एसबीआई में कुछ फ्लॉस मिले थे, जिससे लाइक आई वाज एबल टू सी द बैंक बैलेंस ऑफ एनीवन एंड इनफैक्ट विथड्रॉ द मनी। सो वो भी मैंने रिपोर्ट किया था, तो मुझे दिल्ली में बुलाया था उसके लिए। तो वहाँ पे एक इवेंट था, फिर वहाँ पे बैंक्स के लोग भी आए थे, तो हम लोग का डिस्कशन हुआ कि कैसे क्या करना है। देन उसके बाद उन लोग ने उसको फिक्स किया उसके बाद। थैंक यू इंद्रजीत, से बहुत सोशल वर्क मतलब अपने जो टैलेंट है उसे बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नॉर्थ ईस्ट का लड़का पूरे इंडिया को इतनी ज्यादा मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वी आर प्राउड ऑन यू। एंड स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, क्योंकि Thank you so बीइंग much. योर टीचर आई फील वेरी प्राउड ऑन यू। तो इंद्रजीत ने प्रूव कर दिया है कि आईआईटी एंड एनआईटी नहीं मिलना ही एंड नहीं होता है। यदि आप में पोटेंशियल है, यदि आप में मतलब पैशन है अपने ब्रांच को लेके, तो इट डजंट मैटर कि आपका यदि आईआईटी एनआईटी में नहीं हो पाया है, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना डिग्री लीजिए एंड आप अपने फील्ड के यदि मास्टर हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। इसका लाइव एग्जांपल आज मैं सबको इंद्रजीत के रूप में दे रहा हूँ। आजकल गुंजन, इंद्रजीत क्या ट्रेंड हो गया, तुम्हारे टाइम पे क्या था कि इंजीनियरिंग का ज्यादा क्रेज हुआ करता था। मतलब आप देखोगे कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो, उसमें मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो होते हैं कोचिंग करने जो आते थे, 80-20 का रेशियो हुआ करता था। 80% लोग इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते थे, 20% मेडिकल का करते थे। तब लोग इंजीनियरिंग के फील्ड को सिक्योर मानते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि रेशियो उल्टा हो गया। कोई भी कोचिंग आप पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लो, इंजीनियरिंग और मेडिकल का रेशियो चेंज हो गया। हर कोचिंग में इंजीनियरिंग के लिए 20% बच्चे हैं, मेडिकल के लिए 80% बच्चे हैं। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है। क्या लोगों को इंजीनियरिंग का फील्ड सिक्योर नहीं लगता है, या फिर जो फेसबुक पे इंजीनियरिंग को लेके जो मेमे चलते हैं कि एक इंजीनियर सब्जी बेच रहा है, चाय बेच रहा है, ये रीजन है। मुझे पर्सनली ये चीज नहीं पता चल रहा है कि अचानक से विद इन 5-6 ईयर, ये 2014-15 के बाद ट्रेंड एकदम चेंज हो गया है कि लोगों का मेडिकल की तरफ रुझान ज्यादा हो गया, इंजीनियरिंग की तरफ कम हो गया। क्या रीजन हो सकता है उसके लिए? कुंजन, तुम कुछ आइडिया दे सकते हो कि ऐसा क्यों आजकल के यूथ का, आजकल के चाइल्ड का, या ये साइकोलॉजी क्यों चेंज हो गया कि मेडिकल को ज्यादा सिक्योर मानते, इंजीनियरिंग को कम सिक्योर मानते? मुझे जितना लगता है अभी क्या है, मेडिकल का जो इम्पोर्टेंस है अभी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। आप भी देख ही रहे हो, कोविड का टाइम आया तो सबको पता चल गया कि जो हमारा मेडिकल सेक्टर है वल्नरेबल है, यहाँ पे जितना ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट भी जो है एनआईएचएम करके काफ़ी ज़्यादा मनी अभी पंप कर रही है मेडिकल सेक्टर में। और अभी मेडिकल में जितने भी जॉब आते हैं मोस्टली सर, अगर एमबीबीएस का जॉब हो तो सारे में जॉब होते हैं, सिक्योर जॉब होते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग जैसा नहीं होता। इंजीनियरिंग में क्या होता है सर, मेजोरिटी ऑफ जॉब अगर आप देखें तो प्राइवेट में होता है, तो वहाँ पे क्या है ज़्यादातर जॉब सिक्योर नहीं है। और अभी आईआईटी में भी ऐसा हो चुका है कि फर्म आईआईटी ज़्यादा हो चुकी है, कंपनी इतना ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है, तो अभी क्या है 100% प्लेसमेंट भी आईआईटी में भी गारंटी नहीं है। तो हमारे टाइम में भी अराउंड 80% का प्लेसमेंट हुआ, 20% का प्लेसमेंट नहीं है। तो उसके बाद इंजीनियर्स लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, या तो यूपीएससी करते हैं या फिर आईआईएम्स में चले जाते हैं,
कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो डाइवर्स फील्ड में चले जाते हैं, और यहाँ पे भी इंटरनेट में काफी ज्यादा वो न्यूज वगैरह होती रहती है, वो भी एक रीजन हो सकता है। बट मुझे जितना अभी लगता है, क्योंकि मेडिकल में जो जॉब है वहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा हो रही है और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट दे रही है, और अभी जो प्राइवेट मेडिकल जो सेक्टर है वो क्योंकि अभी मतलब डेवलप होकर आ रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डॉक्टर्स वगैरह जो थे खाली मतलब एक जॉब किया, वहाँ पे जितना सैलरी मिला तो उतना ही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है, और उसका जो सैलरी है तो वो आप देखेंगे तो वो काफी मतलब हैंडसम पैकेज उनको मिलता है। एक तो आप यहाँ पे जॉब कर लो, फिर प्राइवेट में जाओ, और या वहाँ पे जॉब कर लो, वहाँ पे जो सैलरी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है कंपेयर टू इंजीनियर। पहले क्या होता था, जैसे सैलरी का डिसएडवांटेज था गवर्नमेंट सेक्टर में, और भी गवर्नमेंट सैलरी मिलती थी, लेकिन अभी वो फील उल्टा हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल मतलब जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी जो सैलरी है वो भी इंजीनियर के कंपेयर में आ चुका है, तो इसलिए अभी क्या है सर, अभी ऑलमोस्ट इवेंट हो चुका है। और दूसरी बात जो ये है सर, अभी पहले हम क्या बताऊँ कि जो रेशियो होता था इंजीनियरिंग मेडिकल में, वो अभी भी मतलब देखेंगे तो इंजीनियरिंग में जनरली लड़के ज्यादा आते हैं और मेडिकल में लड़कियां ज्यादा है। और नोटिस में अगर आप देखेंगे तो जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो अभी उभर के आ रहे हैं। वो पहले मतलब अगर सब्ड्यू भी रहते थे तो पता नहीं, बट अभी उन लोगों का क्या है, ज्यादा डेवलपमेंट है। अभी कोई भी आप सेक्टर में जाएंगे, 10th का रिजल्ट लिखेंगे, 12th का रिजल्ट लिखेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है बॉयज से बहुत ज्यादा ऊपर। तो इसीलिए भी जो है अभी मेडिकल में, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट का जो है वो रहता है डोमिनेट डोमिनेट करते हैं, तो इसीलिए अभी स्टूडेंट का जो नंबर थी है, मुझे लगता है कि ओके, ये मतलब वुमन एम्पावरमेंट का जमाना आ गया है। आजकल ये भी सही बात बोले हो कि आजकल जो पेरेंट्स है वो लड़कियों को, जैसे पहले लड़कों लड़कियों में डिफरेंशिएट करते थे कि लड़के ना गुवाहाटी नहीं भेजते थे कोचिंग कराने के लिए, पढ़ाने के लिए। आजकल के पेरेंट्स काफी अवेयर हो चुके हैं। ये भी एक रीजन है कि लड़कियों को आजकल भेजते हैं सिटी में। आजकल लड़कियों को आसाम से बाहर भी भेजते हैं पढ़ाई के लिए, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट भी इसमें एक रीजन है। एक रीजन मुझे गुंजन ये भी लगता है कि पहले आईआईटी में क्या होता था कि बीटेक के दौरान ही पीएसयू कंपनी आती थी, ओएनजीसी, आईओसीएल, भेल, ये सारी कंपनी आती थी, हेल वगैरह सब आती थी। लेकिन आजकल वो सब सिस्टम नहीं है। आजकल गेट कंपलसरी हो गया, आई थिंक, है ना? गेट के बिना यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको पीएसयू में जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा कंप्लीटली नहीं हुआ है सर। अभी भी आईआईटीज में आती है पीएसयू, तो वो पीएसयू मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो लोग कहाँ से रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। एक तो मतलब क्या है सर, वो उन लोगों का मतलब सिलेक्टेड रहता है कि ओनली टॉप आईआईटीज में जाएंगे, या फिर ओएनजीसी का क्या है, वो लोग आईआईएम धनबाद में करते हैं, क्योंकि वो माइनिंग का स्कूल था पहले, तो वहाँ से डेवलपमेंट होता है। तो बट रिक्रूटमेंट वो अभी गेट के थ्रू कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक ही है, क्योंकि क्या है सर, क्योंकि कंपनी में तो सारे स्टूडेंट जितने भी है वो मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली आईआईटी या एनआईटी वाले को मौका मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गेट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट है वो काफी क्लीन रहता है और ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं वहाँ पे। कोई भी मतलब करप्शन का इश्यूज नहीं है, क्लीन रहता है। तो मेरे हिसाब से जो रहता है कि जो ये जो रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू हो रहा है वो तो काफी अच्छे मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट हो रही है गेट के थ्रू ही होना चाहिए, अपनी जगह फील है। और आईआईटी एनआईटी में क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो भी मेरे हिसाब से कम्पिटिटिव बेस्ड प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही होना चाहिए, तभी जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स का तभी वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज जो है मुझे जो फील रहता है कि मान लीजिए सर, अगर आपके इंस्टीट्यूट में हड़ताल आ रही है तो आप ऐसा फिक्स रहोगे नहीं, वो इंडस्ट्री तो आने ही वाली है, मैं तो DPR1 हूँ, मुझे तो उठाने ही वाली है, तो मैं क्यों इतना ज्यादा मेहनत करूँ। उस टाइप का मेंटलिटी डेवलपमेंट होना स्टार्ट करेगा। जो स्टूडेंट का क्या है मतलब जो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उनका जो कैपेबिलिटी होना चाहिए तो वो अचीव नहीं कर पाते। तो अभी जो ये गेट का थ्रू रिक्रूटमेंट है, मुझे भी लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट की है। ओके, तो गुंजन के बारे में मैं सबको बता देता हूँ कि गुंजन हमारा पहला स्टूडेंट है जिसने हम पे ट्रस्ट किया था जब हम लोग नए नए पोटेंशियल शुरुआत किए थे। मैं 2010 बैच में पास आउट हुआ था आईआईटी से, एंड गुंजन 2010 में ही जब मैं आईआईटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तब गुंजन हमारे पास कोचिंग करने आया था। लेकिन गुंजन के साथ 6 और 7 फ्रेंड्स आए थे जिन्होंने पहले हमारा डेमो अटेंड किया था। डेमो अटेंड करने के बाद मुझे भी पता था कि गुंजन जो है वो क्लास 10th में भी स्टेट में काफी अच्छी रैंक रहा, एंड क्लास 12th में भी काफी अच्छी रैंक रहा। गुंजन 10th में तुम्हारा क्या रैंक था स्टेट में? 8th रैंक था 10th में, और 12th में सेकंड रैंक आया था।
हाँ। 12th में सेकंड रैंक, 12th गुंजन ने कॉटन कॉलेज से किया था। तो मुझे इतना पता था कि आज जो लड़का डेमो अटेंड करने आया है वो मतलब क्लास 12th में सेकंड रैंक लाया हुआ है, तो आज मुझे अपना बेस्ट मतलब डेमो देना है। एंड मैंने देखा कि जो लड़का सामने बैठा है वेरी पोलाइट, वेरी मतलब डिसेंट एंड एकदम मतलब ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह बैठा है। और एक डेमो के बाद गुंजन ने पोटेंशियल पे ट्रस्ट किया, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा और भी काफी कोचिंगें थी जिनका काफी ज्यादा नाम और फेम था, बट गुंजन ने वो डेमो अटेंड करने के बाद हमारी नई कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट किया, और हमने भी गुंजन का ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। अपनी दिलो जान से पूरा मेहनत किया, बेस्ट टीचर्स जितना हमसे हो सकता था उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज न्यू कमर, तो हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट करना था वो किया। एंड गुंजन का जो ड्रीम था आईआईटी कॉलेज में पहुंचना, गुंजन ने अपना ड्रीम हासिल किया विद ऑल इंडिया रैंक 2537, एंड आईआईटी गुवाहाटी से गुंजन ने अपना बीटेक किया। गुंजन थोड़ा बता सकते हो उस टाइम में क्या स्ट्रगल रहा होगा, कैसे तुमने प्रिपरेशन किया होगा, क्योंकि उस टाइम का आईआईटी का पैटर्न और आज का आईआईटी का पैटर्न एकदम अलग है। आजकल जेई मेन होता है, जेई एडवांस होता है, जेई मेन में भी 4-4 अटेम्प्ट मिलते हैं, फिर ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार जेई मेन में टोटल 18 बच्चों के आए हैं। तो आजकल का पैटर्न तो थोड़ा अलग हो गया। तुम्हारे टाइम पे कैसे तुम प्रिपरेशन करते थे, क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ शेयर करो। अ, तो जैसा कि सर आपको पता ही होगा 2010 में मैं जब डेमो लेने आया था तब मेरा क्या था सर, फादर जो है 2010 में ही रिटायर्ड हो चुके थे, और क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हुआ करते थे, तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि रिटायरमेंट के इमीडिएटली उनको पेंशन वगैरह नहीं मिली। तो वो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे पहले से एनआईटी मिला हुआ था, स्टेट बैंक 20 मंथ मेरा आया हुआ था विदाउट कोचिंग, मैंने कोचिंग नहीं लिया था 11th-12th में, लेकिन मेरा रैंक आया था और मुझे एनआईटी जमशेदपुर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ था। तो मेरे फादर का प्रपोज थे कि बेटा ड्रॉप आउट कर रहा है, गुवाहाटी में रहने का मतलब इसने कुछ बना लिया है, लड़का बिगड़ गया है, गुवाहाटी नहीं रहना चाहता, बाहर नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं जाना चाहता। तो उनके कन्विंस करने में मुझे काफी टाइम लग गया कि नहीं, ये मेरा आईआईटी जो है मैं वहाँ पे मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से जो मेरे मतलब क्लासमेट थे उनका काफी लोग आईआईटी में हुआ है और मेरा नहीं हुआ है। अगर मैं अभी ट्राई नहीं करूंगा तो पूरा क्या जिंदगी भर जो है मेरा एक रिग्रेट रह जाएगा। तो एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए। तो दूसरा कंडीशन पैसों का भी था कि मुझे कोटा नहीं भेजा जा सकता था उस टाइम पे, जो कोटा जाने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख का था उस टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है मैं घाटी में ही देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे 2-3 दोस्तों ने सजेस्ट किया कि पोटेंशियल जो है अपना इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके देख लो, बुक की डेमो क्लासेस भी ले रहे हैं। तो जब मैं आया था यहाँ पे और पहला क्लास विकास सर का था, तो सर तो बता रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा डेमो दिया था, बट ऐसा नहीं है, उनका जो डेमो क्लास था वो रहता है, वो क्लास में भी हमेशा उनका सही रहता है। और जो मैकेनिक्स उन्होंने मुझे पढ़ाया वो ना तो मेरा जेई में काम है, मतलब आईटीज में भी वही काम आया, उसके बाद भी अभी भी मैं कुछ भी करता हूँ तो उनका सिखाया हुआ मैकेनिक्स जो उन्होंने उस टाइम पे सिखाया था आज तक याद है, और वही मैं फॉलो करता हूँ। और मतलब फिजिक्स में आपने जितना पढ़ाया था सर वो सारा का सारा काम आया है मेरा उस टाइम पे। और दूसरा अगर पैटर्न के बारे में बात करूँ सर, उस टाइम पे तो ओनली आईआईटी से सेपरेटली हुआ करता था। 3 पेपर आते थे, 160 मार्क्स 480 मार्क्स का एग्जाम होता था उस टाइम पे। और वहाँ पे ऐसा बार नहीं रहता था कि कितने परसेंटेज लाने होते हैं या फिर मेंस तुमको अलग से क्या करना पड़ता था, वो सारे सेपरेट रहते थे। तो उस टाइम पे जो जेई का पैटर्न भी रहता था, मुझे लगता है थोड़ा सा जो है बस सब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव हुआ था उस पीरियड में। आई थिंक 2005 से सब्जेक्टिव था, वहाँ से थोड़ा ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी आते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब मैंने आई थिंक फिजिक्स और मैथ में अराउंड 60% स्कोर किया था। हालांकि केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक गया था, मेरा अराउंड 48% मार्क आया था, बट फिर भी मेरा आईआईटी में हो गया था। तो काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा पोटेंशियल में। वहाँ पे मेरा 2010 में हम पहले बैच थे, तो जब फिर एक्चुअली फुल फ्लेज बना था उस टाइम पे, फिर आप आई थिंक आईआईटी से स्टूडेंट के हिसाब से आगे पढ़ाते थे, उसके बाद आपने खुद ही ज्वाइन किया। तो अभी रिसेंटली जो हमको मैथ्स पढ़ाते थे प्रबंधन से, उनका भी डेथ हो गया। तो ये भी काफी मतलब एक शौक की तरह ही लगा मुझे, अभी कुछ दिन पहले उनका भी डेथ हो गया था। वो सबके लिए मैथ्स शौक प्रबंधन से। मैथ्स पढ़ाते थे हमको, काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे उन्होंने उस टाइम पे। काफी डेवलपमेंट किया, नॉट ओनली ऑन टीचिंग रिलेटेड इशू, पर्सनल रिलेटेड इश्यूज में भी, रिलेशनशिप के इश्यूज में भी उन्होंने काफी हेल्प किया था मेरा उस टाइम पे। तो उसके लिए भी मैं पोटेंशियल में मैं ये मतलब ये फील करता
पता था कि मतलब नहीं होती, इसीलिए यदि आप टीचर्स के साथ कुछ भी इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसा कोई कहा नहीं था। विकास सर के साथ तो मेरा बहुत, आपके साथ तो सर बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। मैंने तो काफी कुछ आपको सपोर्ट किया था सर, मतलब वो पूरा अभी लेके ही चल रहा हूँ, पूरा जिंदगी भर तो याद ही रहेगा सर। आपने जितना किया, आपने नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए आपने जितना किया है सर, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मतलब कोई राजस्थान से मतलब आके एनी स्टूडेंट के लिए इतना करेगा। यहाँ पे तो आपको पता ही है, बाहर के जो भी बिजनेस में आते हैं उनको असम में जिस टाइप का ट्रीटमेंट मिलता है, पर उसके बाद भी सर आपने हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जितना किया, वो तो उसकी कितनी भी तारीफ करो सर वो कम है। थैंक यू गुंजन फॉर योर नाइट वर्ड्स। गुंजन के साथ हमारा मतलब उस टाइम पे मैं भी काफी यंग था, मतलब आईआईटी से पास आउट हुआ था, 23-24 एज का था। तो हम एक बार मूवी भी देखने गए थे सिनेमा हॉल। मैंने अपनी शादी का पार्टी दिया था, हम सब फन सिनेमा में मूवी देखने गए थे, कभी कभी पार्टी भी किया करते थे। तो हमारे काफी अच्छे रिलेशन रहा करते थे। गुंजन, जहां तक मुझे पता है, गुंजन का मैथ जो था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैथमेटिक्स में मतलब उसको मोर एंड लेस टीचर की इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन मतलब अपने आप में मैथ में वो काफी स्ट्रॉन्ग था। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था गुंजन का मैथ। और केमिस्ट्री जहां तक था गुंजन का थोड़ा वीक पोर्शन में आता था। मैथ एंड फिजिक्स में ही वाज वेरी गुड, जो एक रियल आईआईटीएन का होना चाहिए। एंड केमिस्ट्री में मोर एंड लेस कर लेता था गुंजन। तो इंद्रजीत, मैं तुम पे, इंद्रजीत, क्या कभी लाइफ में ऐसा रिग्रेट अभी हो रहा है कि मैं आईआईटी या एनआईटी में नहीं पहुंच पाया, या अभी जो आईआईटी को देखते हो तो कभी ऐसा फील होता है कि ये मेरे से एडवांस है, या मेरे से वो है? तो मैं जानना चाह रहा कि क्या मतलब 2015 का जब रिजल्ट आया, तुमने जेई दिया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस टाइम पे क्या थी, और आज तुम इस पोजीशन पे बैठे हो, आज क्या फील करते हो, और जो बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, उनको देना चाहते हो? सर, जब मैं क्लास 10 के बाद जब पोटेंशियल गया था, टू बी ऑनेस्ट, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहा मेरे लाइफ में। तो जब मैं क्लास 11 में पहली बार ज्वाइन किया, 10 तक तो मेरा रिजल्ट अच्छा था। तो बस स्कूल में पता नहीं होता है कि आप मतलब किस लेवल पे फिट कर रहे हो। तो जब मैं पोटेंशियल गया, तो इसके लिए मैं आई वाज थैंकफुल टू पोटेंशियल कि मैं पता कि एक कंपटीशन क्या है। तो सर, ये क्या होता है, आप आईआईटी पे जाओ या एनआईटी पे जाओ या फिर कहीं पे जाओ, जो एनवायरनमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टीचर आपको सब सिखा देगा, बट आईआईटी आपको वो एनवायरनमेंट देता है। वैसे ही मुझे पोटेंशियल वो एनवायरनमेंट दिया था। जब मैं फर्स्ट वहां पे गया, मुझे याद है, फर्स्ट आपका क्लास था, तो वहां पे जब तुमने देखा पूरा क्लास फुल है और सब लोग डिटरमाइंड है कि हमें कुछ करना है लाइफ में। जब आप देखते हो कि आपका आसपास के लोग इतना मोटिवेटेड है कुछ करने के लिए और अपने गोल को पाने के लिए, हम लोग जब क्लास बीच में गैप होता था, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, तो उस गैप में लोग डिस्कस करते हैं कि कल मैं 2 बजे तक पढ़ा, कल 12 बजे तक मैं डीबीपी सॉल्व किया। तो तब मैं देखा कि मेरे एज के लोग अगर इतना मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी लेवल पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है। तो वो एक चीज मतलब पोटेंशियल ने मुझे सिखाया। और उसके बाद सर, जिसकी मैं अभी कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो आपका करके लॉजिक बिल्डिंग में बहुत हेल्प हुआ। जैसे कि आप जब डायग्राम ड्रॉ करके जब फ्रिक्शन के क्लासेस लेते थे कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस होता था, वो मुझे अब तक हेल्प करता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अभी सिक्योरिटी में लॉजिक का ही गेम है कम्प्लीटली। तो वो एक है। और दूसरा सर, अभी जो आपने बोला कि रिग्रेट होता है कि नहीं होता है, तो एक्चुअली सर क्या है, आईआईटी में मैं एक बार आईआईटी में गया था, मैं थ्रू आसाम पुलिस एक बार एक आईआईटी का एमटेक का प्रोजेक्ट मैं देखने गया था। आईआईटी के एक स्टूडेंट है, हम लोग को डेमो दे रहे थे उसका कुछ प्रोजेक्ट। तो जब मैं वहां पे गया, अराउंड 10 PM को स्टार्ट किया प्रोजेक्ट डेमो दिखाना उनके लैब में। तो टिल 12 AM वो प्रोजेक्ट डेमो चला। फिर हम लोग अराउंड 2 AM तक हम लोग वहां पे थे, बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो सर, वहां पे मैंने क्या देखा कि हम लोग के कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज खत्म तो मतलब स्कूल टाइम होता है, 4 बजे कॉलेज खत्म तो गेट लॉक। लेकिन वहां पे मैंने क्या देखा कि होल नाइट जिसका जो इंटरेस्ट है वो लोग कर रहे हैं। कोई लैब में बैठ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में बैठा है। तो एक्चुअली वो एक माहौल देता है। आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, और वहां पे क्या होता है, जो भी लोग जाते हैं दे आर हाईली मोटिवेटेड। तो और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर 10 लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप वहां पर हो, तो आपको भी मतलब ऑटोमेटिकली आप चाहे भी तो आप गलत काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है जो मुझे पोटेंशियल मिला था। तो उसके बाद क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो एक चीज मिसिंग था। बट मैं वो चीज को मेरे पे मतलब निगेटिवली होने नहीं दिया। तो मैं खुद मतलब सेल्फ मोटिवेट होके मैं काम किया। मैंने ऑनलाइन स्टडीज किया, ऑनलाइन में लोगों से मिला, तो वो चीज को मैंने ओवरकम किया। तो मेरा एक यही एक मैसेज है लोगों से कि
आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी आप कोर्स करो आईटी में, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो अगर आप खुद मोटिवेटेड हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इनिशियली अगर आपको जानना है कि आपके सेम एज के लोग कितना लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको डेफिनिटली एक अच्छा जगह जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं गया था पोटेंशियल में, अगर मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं जाता, तो स्कूल में तो लग रहा था कि मैं टॉप हूँ, मुझे 10 पे 9.8 मिला था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो सब आता है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, जब मैं देखा, जैसे कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू में जो लोग आए थे, इमोन एंड इबॉन, तो वो लोग भी हम लोग क्लास में थे। तो वो लोग फर्स्ट बेंच में बैठते थे, हम लोग कभी सेकंड में। जब मुझे कोई टॉपिक आता था तो मैं फर्स्ट में बैठता था, अगर टॉपिक नहीं आता तो थोड़ा बैक चला जाता था। तो मैं देखता था कि अगर ये लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे मतलब कोई बेकार का डिस्कशन नहीं होता था, हर कोई बात करते थे, आज मैं इतना टाइम तक पढ़ा, आज मैं ये सॉल्व किया, ये बुक करा। तो वो सब देख के मुझे भी मतलब हमेशा मैं मोटिवेटेड रहता था, मुझे लगता था कि ठीक है, मुझे भी अपना गोल में फोकस करना है। तो वो फोकस इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कहीं भी जाओ, आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, वहाँ पे एक बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। लेकिन आप कहीं अगर रैंडम कॉलेज में जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है सर, आप आपको अचीव करना है, अच्छा मतलब आपको लाइफ का गोल है, लेकिन दूसरा बच्चा को शायद गोल नहीं है। तो ऑफन क्या होता है, आप एक बुरा मतलब संगत में पढ़ सकते हो, वो एक चीज है। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो आपके गोल की तरफ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक इनिशियली 2015 में मैं थोड़ा सैड था कि अब क्या होगा, बट इन द नेक्स्ट 4 years मैं खुद पे वर्क किया, एंड लाइक करंटली आई एम हैप्पी। इवन दो आईआईटी आईआईटी नहीं हुआ, तो स्टिल आई एम हैप्पी कि जो कर रहा हूँ, आई वांटेड टू डू कंप्यूटर साइंस, वो मैंने किया, मुझे सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट था। तो अभी मुझे सिक्योरिटी में कुछ आता नहीं है खास, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, रोज सीख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का घर में या फिर हमारी फैमिली में कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड कोई नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन। तो गाइड करने का ऐसा भी कोई नहीं है। इवन दो माई पेरेंट्स हमेशा गाइड करते हैं, बट कंप्यूटर फील्ड में वो लोग गाइड नहीं कर पाते। बट उसके लिए मैंने लोगों से मिला, जैसे कि अभी अभी आपसे मैं स्टिल टच पे हूँ, तो आपसे ही मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप लाइक लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, आप आई गेस अराउंड रात के 9-10 बजे से बजे हो रहे थे, आप फिर भी आप काम ही कर रहे हो। तो अगर आप इतना सक्सेसफुल आदमी होके भी इतना काम कर रहे हो, तो हम लोग अगर सोचे कि हमने लाइफ में बहुत बड़ा काम कर दिया, अभी हमें टाइम पास करें, तो नहीं होगा। अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो हमें भी करना पड़ेगा। वो सब चीजों से मतलब अगर हम सीखे, तो वी कैन डू एनीथिंग। बहुत अच्छा बोला है इंद्रजीत ने कि आईआईटी और एक जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज है या एनआईटी आईआईटी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, प्रोफेसर्स ऑलमोस्ट सब अच्छे अच्छे कॉलेज में रहते हैं, डिफरेंस होता है कल्चर का, एक एनवायरनमेंट का। और गुंजन भी मेरी इस बात से एग्री होगा कि आईआईटी और एनआईटीज में क्या होता है कि बच्चा हॉस्टल में रहता है, मतलब कैंपस के बाहर अलाउ नहीं होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे से क्लास चालू हो जाती है, रात फिर आपका 8 से लेके 1 तक थ्योरी क्लास होती है, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक प्रैक्टिकल क्लास होती है, तो बच्चा बिजी रहता है। लेकिन जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे पे ये रूल नहीं है कि वो हॉस्टल में रहे। काफी सारे बच्चे, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जैसे बोर्डिंग स्कूल का कल्चर होता है कि जिसको हॉस्टल में रहना है वो हॉस्टल में रहो, जिसको अपने घर पे रहना है घर पे रहो। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है आईआईटी और जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि एक तो मोटिवेशन मिलता है, वर्क कल्चर मिलता है, वर्क एनवायरनमेंट मिलता है कि आप हॉस्टल में ही हो तो बाकी कुछ लोग लैब में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अदर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो एक जो सीखने को मिलता है वो डेफिनेटली आईआईटी एनआईटी में सीखने को मिलता है। दूसरा एक अंतर ये भी रहता है कि आईआईटी और एनआईटी में लाइक माइंडेड पीपल ज्यादा रहते हैं और एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चे में रहते हैं। जैसे आप आसाम के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करोगे तो वहां पे आपको 80% 90% जो स्टूडेंट्स मिलेंगे वो नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। लेकिन जब आप आईआईटी एनआईटी से बीटेक करते हो तो वहां साउथ का भी बच्चा मिलेगा, दिल्ली का भी मिलेगा, राजस्थान का भी मिलेगा, यूपी का भी मिलेगा, गुजरात का भी मिलेगा, और इवन फॉरेन के भी एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। तो आपका ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, जर्मनी से भी आते हैं। तो आपका क्या होगा कि वहां ना किसी नेशनल लेवल के लोगों से एक जान पहचान बनेगी, एक सर्किल बनेगा, बल्कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्किल बनता है। तो इस बात से मैं एग्री हूँ। लेकिन इस बात से भी मैं एग्री हूँ कि यदि किसी बच्चे का आईआईटी एनआईटी में नहीं होता है तो वो अपना खुद का, आजकल जो टेक्नोलॉजी हो गई, जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, उसमें आप अपनी एक लाइक माइंडेड पीपल की दुनिया बना सकते हो, जो कि इंद्रजीत ने जैसे बनाया कि हालांकि आईआईटी एनआईटी में से बीटेक नहीं कर पाए, लेकिन इसने अपनी आईआईटी और एनआईटी की एक अपनी दुनिया बनाई। और आज बहुत सारे, मैं तो बोलूंगा कि बहुत सारे आईआईटी और एनआईटी इंद्रजीत से सजेशन लेते हैं कि स्क्रिप्टों पे सजेशन दो, सिक्योरिटी इस पे लॉजिक्स पे वो सजेशन दो। तो ये बहुत प्राउड की बात है इंद्रजीत, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाइफ में तुमने आगे बढ़ा, अपनी उस 2015 से के जो भी इवेंट हुआ उससे डिस्टर्ब नहीं हुए और अपना जो गोल था उस पर फोकस रह के और आज तुम इस पोजीशन पे पहुंचे हो। तो इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई है एंड कांग्रेचुलेशंस। इन शॉर्ट गुंजन एंड इंद्रजीत दोनों से मैं चाहूंगा कि जो अभी करंटली जो स्टूडेंट है, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, उन नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को
कुछ तुम्हारा सजेशंस, कुछ ओपिनियन कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कभी मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। गुंजन आईआईटी में रहते हुए टीचिंग भी करवाता था, तो गुंजन में कहीं ना कहीं एक टीचर भी अंदर छुपा हुआ है। तो गुंजन, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, दोनों ही से मैं दोनों के रूप में तुम्हारा सजेशन जानना चाहूंगा। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को क्या सजेशन देना चाहते हो, और क्या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की में अंदर कमियां क्या देखते हो जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट के बच्चे इंडिया पे टॉप मोस्ट रैंक के अंदर अंडर 100 शाइन नहीं कर पाते, इसके पीछे रीजन क्या है और सजेशन क्या है, मैं दोनों जानना चाहूंगा। तो रीजन तो सर आपको सबसे अच्छे से पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट जो है वो मेहनत से कम करते हैं। अगर आप नेशनल लेवल के कोई भी स्टूडेंट निकाल कर लो, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, उनका जो मेहनत का जो लेवल है, वो जितने डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, इतना डिटर्मिनेशन यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो ये तो हमारे, मुझे तो जितना लगता है यहाँ पे कल्चर का भी इफेक्ट है। यहाँ पे सारे इजी गोइंग माइंड पे रहते हैं कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इस टाइप से। और यहाँ पे वो जो है स्कूल के फेस पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती है। ओनली आफ्टर 10th के या 12th के बाद ही लोगों को थोड़ा सा लगने लगता है, नहीं अभी मैं क्या करूँ, अभी क्या कुछ खेलूँ। तो वो लोग वो स्कूल के लेवल से डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अर्ली प्रिपरेशन जो होती है वो करनी चाहिए होती है, तभी जो है बाद में सक्सेस इजीली मिल सकती है। अदरवाइज जो अभी दुनिया में जो कंपटीशन है, आपको पता ही होगा सर, आईआईटी का जो रेशियो है वो हार्वर्ड या एमआईटी या कोई भी इंस्टीट्यूट निकाल लो, उससे भी ज्यादा टफ है। तो कहने के लिए तो वो दोनों टॉप इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है आईआईटी में बहुत उससे ज्यादा टफ है। तो जो उसके लिए भी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी टॉप ग्रेड वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, तो तभी जो है सिलेक्शन हो पाएगा। मेहनत जरूरी है। और मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि इनबिल्ट जीनियस जो है वो होनी चाहिए। तो इतना ही है कि गाइडेंस की भी जरूरत रहती है, जो कि मतलब जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे भी बात करनी चाहिए कि मैं कैसे पढूं, ताकि जो है क्या मटेरियल्स की हेल्प लेनी चाहिए और कौन से डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। मेरा तो इंटरेस्ट ये है, तो मैं कैसे साइंस के साथ कन्विंस करूँ कि उस फील्ड में जाने दे। तो ये सारी जो चीजें होती है वो मतलब या 8th 9th 10th से ही चालू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी एक बात अभी मैं जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि सर आप जो इंद्रजीत के साथ अभी ना आप पर्सनल रिलेशनशिप में है, वो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि ना तो उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, तो ना तो उसका एनआईटी में सिलेक्शन हुआ, तो कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो उसके बाद कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्योंकि आपका स्टूडेंट है, आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखा, उसको आपने गाइडेंस किया पास आउट होने के बाद भी। तो ये जो गुरु शिष्य का जो रिलेशन रहता है, ये जो गाइडेंस वाली बात रहती है, वो एक बार आप पास आउट होने के बाद खत्म नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत आए, सीधा बात होनी चाहिए, फेस टू फेस बात होनी। रात को क्या 12 बजे या 2 बजे क्या मतलब है, कुछ भी मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फोन उठाओ, आप फोन करो, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट का वो एक रहता है, वो शाय रहते हैं कि वो नहीं करना चाहते कि मैं ये स्टूपिड वाला क्वेश्चन पूछ दूंगा क्लास में तो सर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, या जो मेरे क्लासमेट है वो लोग भी मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैं इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं और काफी स्टूडेंट को भी नहीं आ सकती है, बट वो लोग पूछ नहीं रहे, तो तुम पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम मूर्ख बन जाओगे। तो जो जितना भी डाउट आते हैं वो सारे पूछने चाहिए, सारे क्लियर होने चाहिए, और जो पीछे देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो सर इतना ही बताना चाहता हूँ, जो भी मतलब अभी प्रेजेंट स्टूडेंट जितने भी है, जो टीचर्स बताते हैं उनको फॉलो करना चाहिए रेगुलर, और जो है अपना जो एम है उसको सबसे पहले उसको बैठा के उस पर काम करना चाहिए, वो भी अर्ली स्टेज से। बहुत बड़ी बात बोली गुंजन ने, बहुत अच्छी बात बोली गुंजन। मेरे हिसाब से एक रीजन और मैं बोलता हूँ, यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैं मेरे ब्रदर इन लोगों को भी देखता हूँ कि आज वो 28 29 ईयर का हो गया, लेकिन आज भी उसको बच्चा ही समझते हैं कि नहीं इस पे प्रेशर नहीं आने देंगे, इसको अभी कैसे करने देंगे। जबकि राजस्थान, यूपी, बिहार में क्या होता है कि बच्चा 15 साल का हुआ नहीं और उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देते, उसको जिम्मेदारियां बताना शुरू कर देते, तुझे बहन की शादी करवानी है, तुझे इसकी शादी करवानी है, हमारे पे इतना कर्जा है, जमीन बेच के तुझे पढ़ा रहे हैं, बहन का दहेज तुझे अरेंज करना है। यहाँ पेरेंट्स बच्चे को 28-30 साल तक एकदम बच्चे की तरह प्यार करते हैं, और बच्चे को छोड़ने आना, बच्चे को मतलब मेच्योरिटी जो है ग्रो
वो जल्दी होने नहीं देते। मैं अपनी इंस्टीट्यूट में भी देखता हूँ, पीएनसी एकेडमी में भी देखता हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न है बच्चे को। मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को आप 15 साल की एज से थोड़ी जिम्मेदारियां समझाना चालू करें, ताकि बच्चा अपने फ्यूचर के लेके कंसर्न हो। बच्चे को लगता है कि 30 साल तक तो पेरेंट्स का सर के ऊपर हाथ है, और फिर अचानक से पेरेंट्स का हाथ सर के ऊपर से चला जाता है, तो फिर बच्चा 30 साल के बाद अब वो क्या करे, क्योंकि 30 साल के बाद तो करने की कुछ रहा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेरेंट्स का ये ज्यादा प्यार और लाड जो है, ये बच्चे का कहीं ना कहीं बच्चे को पीछे धकेल रहा है। मैं शायद हो सकता है गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा है। बच्चे यहाँ के कूल रहते हैं, बच्चे लगता है कि चलो धीरे धीरे हो जाएगा, लाहे लाहे सब हो जाएगा, आसाम में ही रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी एक कंसर्न है कि बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है। 6 घंटा 5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिया, बच्चा बहुत ज्यादा मांगता है। वही यदि मैं यूपी बिहार साउथ के बच्चों को देखता हूँ तो 10-10 12-12 घंटा पढ़ाई करता है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो टॉप रैंक्स अंडर 100 अंडर 50 रैंक नहीं ला पा रहे नेशनल लेवल पे, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मुझे कारण मेजर कारण लगता है। इंद्रजीत, तुम्हारा क्या ओपिनियन होगा, क्या सजेशन है बच्चों को, क्योंकि तुम्हारा सजेशन आज की जनरेशन के लिए बहुत मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कोचिंग में 100% बच्चों को आईआईटी एनआईटी या नीट में सीट नहीं मिलती है। किसी कोचिंग का मैक्सिमम, यदि कोई छोटा कोचिंग है तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट सिलेक्शन जो परसेंटेज रहता है वो 10 to 20% रहता है। 20% भी मैंने बहुत हायर साइड में बोल दिया। मोर देन 80% बच्चे को जो ड्रीम देखते हैं आईआईटी एनआईटी या नीट का, वो नहीं मिल पाता है। ये इसके पीछे कंसर्न भी है। 15 लाख लोग नीट के एग्जाम में बैठते हैं, 12 लाख लोग आईआईटी के एग्जाम में बैठते हैं, तो सीट जितनी उतने को सिलेक्शन मिलेगा। 1% भी सीट नहीं है देखा जाए तो, फिर भी 10% यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्शन देता है तो बहुत बड़ा सिलेक्शन माना जाता है। तो तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा सजेशन उन 90% बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या सजेशंस बच्चों? सर, पहला बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा और मेरा हो जाएगा। तो जब एक कोई स्टूडेंट 10th पास करता है तो हिज फर्स्ट एम शुड बी कि मैं आईआईटी या मतलब मेडिकल जो वो लोग पढ़ रहे हैं उसको मतलब मैं अपना 100% दूं। क्योंकि क्या होता है उस फेज में, क्या होगा, इवन इफ आप सिलेक्ट नहीं भी होते हो तो आप जो वहाँ पे पढ़ाई करोगे और आपका जो एक हैबिट बनेगा कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करेगा लाइफ में। मतलब आप कोई भी फील्ड में जाओ, वो आपको हेल्प करेगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि कोई भी अगर 10 पास करता है तो उसका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए कि 12th के बाद जो एग्जाम है उसको मैं क्रैक करूँ, और उसके लिए उसको अपना 100% देना चाहिए। कभी भी ऐसा होता है मैंने 100% दिया, मेरा नहीं हुआ, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर मैं अपना 100% दूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं होगा कि कितना मेहनत करना है। तो मेहनत तो सबको करना है। अगर कोई 10-12 में मेहनत नहीं करेगा तो उसको बाद में मेहनत करना पड़ेगा, और बाद में क्या होता है जैसे जैसे टाइम चला जाएगा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट कम मिलेगा। तो वो एक चीज है। तो फर्स्ट तो हो गया कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और दूसरा हो गया कि आपको एक अच्छा मेंटर की जरूरत है। लाइक जैसे कि मेरे केस में आप एक अच्छा मेंटर थे मैं 10th से 12th का फेज में। क्योंकि क्या होता है एक अच्छा मेंटर आपको मोटिवेट करता है, और इस फेज में लोगों को मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जैसे कि गुंजन भैया ने बोला कि बहुत से कोचिंग सेंटर्स, जैसे कि अगर मुझे आईआईटी नहीं मिला तो उन लोग का बिजनेस में मैं हुई नहीं तो मुझे देखेंगे भी नहीं। तो वैसा मतलब लोगों से अगर आप मिलोगे जो ओनली बिजनेस माइंडेड है, तब तो वो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए होता है। तो एक बार अगर आपका 12th के बाद अगर आपको अच्छा कोचिंग अच्छा इंस्टीट्यूट में मिलता है जैसे आईआईटी एनआईटी, तब तो इज वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ऑनलाइन आज मैं घर बैठ के मैं हार्वर्ड का कोर्स भी कर सकता हूँ। और अगर हम देखें जॉब मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या होता है सिर्फ फर्स्ट सेकंड ईयर में ही रहता है कि ये आईआईटी से है या एनआईटी से है। उसके बाद आपका काम ही देखा जाता है। अगर कोई एक आदमी 2 साल एक्सपीरियंस के बाद वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको अच्छा जॉब मिलेगा। मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पास किया था। तो उसका इनिशियल फर्स्ट ईयर का सैलरी 18,000 था, बहुत कम था, पर मंथ सैलरी 18,000 था। लेकिन उसका थर्ड ईयर में उसका सैलरी जाके 1.5 लाख हो गया। इन जस्ट 2 इयर्स 18,000 से 1.5 हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि ही वाज वेरी गुड एट हिज वर्क। वो भी सिक्योरिटी फील्ड में ही है। तो वो एक चीज है जो प्राइवेट सेक्टर में जो मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको एक कंपनी पे कर रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि आपको कहाँ पे क्या रैंक आया है, वो देखेगा कि कंपनी में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी का अगर आपका 12th के बाद कुछ होता, आईआईटी नहीं भी होता है, तो आप निराश मत होइए। लाइफ में और भी बहुत कुछ करना बाकी है।
आप अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा मेंटर रखिए, तब आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। थैंक यू गुंजन एंड इंद्रजीत फॉर दिस शो डायरेक्ट दिल से। और आई होप हम लोगों ने जितने भी बातें की हैं सब हमने दिल से बातें की हैं और हमारा कोई भी बात स्क्रिप्टेड नहीं था। एंड ये सेशन हम ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रखेंगे टू मोटिवेट द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एंड आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड होपफुली हम जल्दी मिलेंगे भी, मुलाकात भी करेंगे, गेट टुगेदर भी करेंगे। My best wishes to you and my wishes to your family also. Stay happy and stay healthy. Thank you. Thank you so much.